दिल्ली सल्तनत को हम स्टडी कर रहे थे। हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा हेल्थ इशू हो गया है, इसलिए वॉइस भी थोड़ा क्लियर नहीं होगी और वीडियो आने में इसलिए लेट हो गई आज काफ़ी। जो मुद्रा में सुधार था, अब इसका अगला पॉइंट है। इससे प्रीवियस वीडियो आप चेक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको सब कुछ सीक्वेंस में ही मिलेगा, ठीक है ना। अब देख लेना एक बार। और हाँ, अगर पहली बार आए हो तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप पहले वीडियो देख लो पूरी। अगर आपको लगता है कि कंटेंट ठीक है, समझ में आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना यार। क्योंकि फालतू के सब्सक्राइबर बढ़ा के, चैनल बढ़ा दिखा के मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। क्योंकि मुझे जो करना है मेरी लाइफ में मैं करूँगा। ये बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अच्छा लगता है कि यार अगर हम खुद पढ़ रहे हैं और औरों को भी थोड़ा साथ में लेके चल रहे हैं, बस। और कोई वो नहीं है। हाँ, पैसा कमाना ना कमाना वो बात की बात है, कमा लेंगे यार, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जब तक उम्र रहेगी कमा लेंगे। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। मुद्रा में सुधार। अब देखो क्या होता है ना, फिरोज तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया था, ठीक है। सबसे पहला था शंशगनी। अब देखो, पहले तो मुद्रा का जो प्रचलन इसने किया, क्यों किया था, आपको पता होगा कि जो चांदी था ना, उसका भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और इससे पहले भी क्या होता है कि वो शासक का नाम आप कमेंट करो, मैं आपको हिंट देता हूँ, जिसने क्या किया था कि चांदी के बजाय उसने कांसे की मुद्रा का प्रचलन करना शुरू किया था और प्रतीक मुद्रा का चलाना उसने शुरू किया था। फिर वो आइडिया उसका फेल हो जाता है, तो जरा कमेंट करके बताना, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया कि 3 प्रकार की मुद्राओं का इसने प्रचलन किया था। तो सबसे पहला था शंशगनी। ये चांदी की मुद्रा ही थी, लेकिन ये टंका की मूल्य का 1/6 थी, ठीक है। फिर अथ था। अब अथ क्या था, ये भी तांबे की मुद्रा थी, लेकिन ये जीतल की मूल्य का 1/2 थी, यानी कि उसका आधा बोल सकते हो आप। और विक, ये तांबे की मुद्रा थी और जीतल के मूल्य के 1/4 भी बोल सकते हो, 1/4 आप बोल सकते हो। ये जो 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, बेसिकली आपसे ये भी इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि मुद्रा के प्रकार बता दो जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। सवाल वही आता है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाई गई है। तो ऑप्शन आ जाएंगे वहाँ पे, कांसे की मुद्रा या शंशगनी या अथ विक या सोने की सिक्के या कुछ भी। तो आप ये याद रखिएगा, शंशगनी, अथ और विक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा के अलावा जो है नहरों का भी निर्माण करवाया था। अब सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। यह दिल्ली हरियाणा के मध्य केंद्रित होती थी, दिल्ली और हरियाणा के बीच में। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे, उन्हें हर वे सर्व सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10 होता था। अब फिर सवाल क्या आएगा, सबसे पहली बात, हर ए सर्व का संबंध किससे है, तो सिंचाई कर से है। याद रखिएगा कि सवाल आएगा कि हर ए सर्व किस कर को कहा, किससे संबंधित कर था, तो सिंचाई से था, जो कि उपज का कर होता था, ठीक है। किससे लिया जाता था, तो सिंचाई से है तो किसानों से ही लिया जाएगा। किसके द्वारा लगाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। इसलिए एक पॉइंट में 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अगर और ज्यादा इन डेप्थ डिटेल आ गया तो ये बोला जाएगा हर वे सर्व सिंचाई कर था, जो उपज का कितना लिया जाता था, तो 1/10 आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दासों से प्रेम। अब ये तो खैर इतना हर कोई अपने दासों को अच्छा ही मानता है, बट फिर भी अगर आपको देखना तो ये पॉइंट देख लो। सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था, इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बंदगान यानी कि दासों का विभाग स्थापित किया था, और प्रत्येक दास को 10 से 100 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा कि इतना है नहीं, क्योंकि दीवान ए बंदगान आपको मुगल में भी देखने को मिलते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान दीवान ए बंदगान बनाए जाते हैं। तो बस अगर सवाल याद रखना ही है तो यही याद रखना कि दीवान बंदगान का संबंध किससे होता था, तो दासों से होता था। बस ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी इतना नहीं कि 80,000 दास थे, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, शिफा खाना की व्यवस्था। अब शिफा खाना क्या होता है, चिकित्सालय बोलाता है, ठीक है। शाही शिफा खाना भी एक फिल्म भी आई थी बीच में, आपको याद रह जाएगा इससे। शिफा खाना में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है। तो सुल्तान ने एक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उत्पन्न भी करवाई थी अपने साम्राज्य में, ठीक। रोजगार दफ्तर की स्थापना भी की थी उसने, लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। निकाह दफ्तर के जो मुस्लिम कन्याएं होती थी, गरीब कन्याएं होती थी, उनको जो है शादी करने के लिए जो उसने कुछ टंका धन दिया था। अब वो क्या था, वो जैसे जितनी जरूरत हो, 50 टंका, ठीक है, 30 टंका, 25 टंका, तो वो जो है उसके लिए दिया जाता था। तो निकाह से आप याद रख लोगे, ये विवाह से संबंधित है। रोजगार तो बेरोजगारों से संबंधित, शिफा खाना मतलब दवाई का खाना, ये सब उसने बनाए थे, ठीक है। आगे देखिए,
कारखानों का निर्माण, ठीक है, दो तरह के इसने कारखाने बनाए थे। एक रातिबी कारखाना था जिसमें मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता था, ठीक, और एक था गैर रातिबी जिसमें सुल्तान और उसके परिवार के अमीरों के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे सामान वस्तुएं तैयार की जाती थी, ठीक है। बस क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रतीबी का मतलब किससे है, अगर आ जाता है कि बताइए निम्न में से रतीबी का संबंध किससे है या रतीबी कारखाना का संबंध किससे है, तो भोजन से है, ये याद रखिएगा, ठीक है, आम जनता के लिए भोजन। उद्यानों से प्रेम, ठीक है, अब इसके पास फलों के बागान भी थे, 1200 बाग इसने लगवाए थे, ठीक है, ये तो ऐसा आएगा नहीं। फिरोज तुगलक इस्लाम धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टर था, इसने स्त्रियों संतों के मकबरों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, धर्म के प्रति तो कट्टर हर कोई होता ही है, तो ये भी था, तो ये ऐसा कोई वैलिड पॉइंट नहीं है इतना। फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक सुधार, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे यार जब ऐसे पॉइंट वैलिड नहीं है तो कुछ पॉइंट, जैसे मैंने अभी एक दो पॉइंट को यहाँ पे डिनाइड कर दिया अपने हिसाब से, तो मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। देखो सीधी सी बात है, मैं डेटा आपको पूरा प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, एटलीस्ट आपको ये ना हो कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था और ये बुक में था, क्योंकि इन केस पढ़ाने वालों एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कहाँ से पूछ दे क्या पूछ दे, लेकिन आपको पता सब कुछ होना चाहिए, बस उस पर डिपेंड करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या आ सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। चलिए आगे देखिए, ऐसे 24 करों की समाप्त की इसने जिसे शरीयत मान्यता नहीं देता। अब इसके जो आर्थिक सुधार थे वो एक बार में देख लीजिए सारे जो अभी हमने देखे कुछ कुछ, जैसे शरीयत मैंने कहा था जो इनका धर्म जो है अलाउड नहीं करता, उन टैक्सेस को उसने मना कर दिया था, ठीक है। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने राज्य हासिल राज की आय मतलब जिसने राज की आय को तैयार किया था, कि मतलब कितना हमारे राज्य का या जो भी क्षेत्र में शासन करता था कितना उसका एक्सपेंस होगा, कितना उसका डेली एक्सपेंडिचर, एक तरह का बजट उसने तैयार कर दिया था पूरा, ठीक है। ब्राह्मणों पर भी इसने कर लगाया था, जजिया कर, राज के देखरेख में कारखानों की स्थापना की थी, दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगवाए थे, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे अभी मैंने आपको बताया था, शंशगनी जो चांदी का था, तांबे का अथ था, और विख भी तांबे का सिक्का था, ठीक है। अब इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, बस यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान देना इसको। देखो फिरोज के दो पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद शाह, ठीक है। अब फतेह खां की मृत्यु तो फिरोज तुगलक के जीवन काल में ही हो जाती है, पहले ये बेटा इसका मर जाता है, ठीक है। और मोहम्मद शाह जो होता है, फिरोजी दासों ने इसे राजधानी से भगा दिया था, जो इसी के कुछ दास होते हैं वो इसको भगा देते हैं, और इस कारण फतेह खां का जो पुत्र होता है तुगलक शाह द्वितीय वो उत्तराधिकारी बन जाता है, ठीक है। यानी कि इसका बेटा ये पहले मर चुका था फतेह खां, तो इसका पुत्र होता है जो तुगलक शाह द्वितीय, ये उत्तराधिकारी बन जाता है, और ये बन जाता है 1388 टू 89 तक, ठीक है, सिर्फ एक साल के लिए। अब ट्विस्ट क्या आता है कहानी में, 1389 में जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके बाद इसका एक छोटा भाई और होता है अबू बकर शाह, वो दिल्ली का सुल्तान बनता है, और इसके साथ फिरोज तुगलक के पुत्र मोहम्मद शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। जो फिरोज तुगलक का दूसरा बेटा होता है, ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है, वो ये वाला ये यहाँ पे क्या करता है, आक्रमण कर देता है, और फिर अबू बकर शाह को भी पराजित कर देता है, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक इतना समझ में आया हो आपको, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।